हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम लेक्चर चालू कर रहे हैं उसके कंटिन्यूटी का लेक्चर है कि कॉलमनर एपिथेलियम। मैंने एपिथेलियम के बारे में पहले भी आपसे बात करी है। अब उस एपिथेलियम के आगे का टॉपिक है कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये कॉलमनर एपिथेलियम को कॉलमनर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो सेल्स होती हैं वो कॉलम या जैसे पिलर लाइक सेल्स होती हैं। आप इन्हें कह सकते हैं कि पिलर लाइक सेल्स हैं ये। इनके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है उसी तरीके से जैसे वो पिछले टिश्यूज़ में पाई जा रही थी। तो इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये जो सेल्स हैं ये टॉल होती हैं। इनका जो न्यूक्लियस है ये आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो ये डॉट मेंशन करी जा रही है ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस बॉटम में आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जाएगा आप लोगों से कि कौन सी ऐसी सेल है एपिथेलियम में जिसका न्यूक्लियस बॉटम में आ जाता है। तो ये अब मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके दो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर भी होते हैं। दो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो मॉडिफिकेशन होता है इसमें, जैसे बॉडी के अलग अलग एरियाज होते हैं वहां पर ये अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड हो जाती है। जैसे यहाँ ये म्यूकस सेक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स इसके साथ पाई जा रही हैं। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे गॉबलेट सेल्स दिखाया जा रहा है जो म्यूकस सेक्रेट करेगी। म्यूकस सेक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स आपको यहाँ पर दिख रही है। इसमें से म्यूकस निकलता है, बीच बीच में म्यूकस सेक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं। जैसे आपके स्टमक की इनर वॉल में पाया जाएगा तो वो यहाँ पर काम करेगा। मैं लोकेशन अभी इसके बाद बताऊंगा, बने रहिए वीडियो के साथ में। जो सेकेंड है ये ब्रेस्ट बॉर्डर है, विली और माइक्रोविली इसके ऊपर पाया जाता है। तो जो भी प्रोडक्ट अगर इसके ऊपर आएगा, यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट अगर आता है तो ये उसे पुश करके आगे की तरफ को बढ़ाती है। तो रोटेशन जो है चीज़ों की ये कराएगी और मतलब एब्जॉर्प्शन वगैरह में भी हेल्प करेगी। तो इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर है। अब मैं बात करूँगा इसके लोकेशन के बारे में। देखिए, अब लोकेशन की अगर मैं इसकी बात करूँगा तो मैंने लोकेशन को कैटेगराइज कर दिया है यहाँ पे। लोकेशन के आधार पे अगर मैं बात करूं तो स्टमक में पाई जाएगी, कुछ जगह पे सिंपल सेल्स भी पाई जाएंगी स्टमक में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गॉबलेट सेल्स ही पाई जाएंगी, सिंपल वाली भी हैं। कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, वहाँ पर पाया जाएगा ये जो है जो गॉबलेट सेल्स होती हैं जहाँ म्यूकस सेक्रेट करती हैं वहाँ पे भी काम आते हैं। देखिए, दूसरा है यहाँ पर जो सीलिएटेड वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दीजिएगा। गॉल ब्लैडर के कुछ पोर्शन में ओविडक्ट में अगर है तो वो चीज़ों को पुश करने का काम करेगा, चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। स्पर्म डक्ट में है, स्पर्म को पुश करने का काम करेगा। यहाँ पर जो भी नाम लिखे हुए हैं आप ध्यान दीजिए सबके ऊपर। लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया, मैंने ये नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है, लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया जो हमारा विंड पाइप है वहाँ पर भी होगा ताकि वहाँ पर भी जो म्यूकस वगैरह आता है उसको पुश कराया जा सके। ब्रोंकाई जो आगे चल के ब्रांच डिवाइड होती है वहाँ पाया जाएगा। किडनी ट्यूब्यूल्स वहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन का हेल्प करेगी, वहाँ पर भी है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ब्रोंकी जाके ब्रोंकस में डिवॉल्व होती है। इस तरीके से ये पूरे सिस्टम में पाया जाएगा तो चीज़ों को पुश करने का काम करेगा। तो आप ये सोचेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्यों है, वहाँ पर कौन सी चीज़ ट्रांसफ़र कर रहा है? म्यूकस है वहाँ पे। म्यूकस जो हम ये जो इस तरीके के जो एक्शन होते हैं इसमें जो म्यूकस हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बनता है इसको आगे पुश करने का काम ही कर रहा है। तो ये आपको मैंने इसके बारे में बताया। लोकेशन याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। एक फ्लो चार्ट मेंटेन करिए और उस फ्लो चार्ट में आप इस तरीके के जितने भी मैं एपिथेलियम बता रहा हूँ उनको आप नोट करते जाइए और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये बातें। ओके, चलिए उसके फंक्शन के बारे में बात करी जाए तो कॉलमनर एपिथेलियम का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। तो कई सारी चीज़ों को एपिथेलियम की जो लेयर होती है उसके अक्रॉस यानी पास होने में उसको हेल्प करेगा, उसके पास जाने में। जैसे ये एक एपिथेलियल बैरियर है, इसमें से कोई चीज़ पास होकर दूसरी तरफ जा रही है तो ये उस चीज़ में हेल्प कर रहा है। पहला फंक्शन लिख के आना है आपको यही वाला। दूसरा, पुश द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर, यानी जो सीलिया होते हैं ऊपर जो ब्रेस्ट बॉर्डर होते हैं वो पुश करते हैं तो बाकी चीज़ें आगे जा सकें। इसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, स्टमक या आगे चल के आप बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी। प्रोटेक्शन टू द अंडरलाइनिंग टिश्यू, तो जो अंडरलाइनिंग के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा।
साथ ही मॉडिफाइड हो जाते हैं गॉबलेट सेल्स में, और ये गॉबलेट सेल्स में मॉडिफाई होकर म्यूकस सेक्रेट करेंगे। तो ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कॉलमनर टिश्यू बहुत ईजी है, आपको बस डायग्राम पे याद रखना है और उसके 2 मॉडिफिकेशन को याद रखना है। तो ये था कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में। थैंक यू। तो अगला टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम टिश्यू। कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी हम इसको कहते हैं। अब इसमें मेन बात क्या है कि जो इसमें जो सेल्स की जो लेयर होती है वो 1 से 2 से भी ज़्यादा हो सकती है, यानी मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स पाई जाती हैं इसमें, और बेसमेंट मेम्ब्रेन एक ही होगी इसमें। तो आप ये बात समझ गए कि ये मतलब कहा जाए कि थोड़ी सी ज़्यादा लेयर वाली सेल्स है जिसमें ज़्यादा प्रकार के डिफरेंट मल्टीपल सेल्स पाई जाती हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, दैट इज पॉइंट फॉर कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, दोनों बात एक ही है ना। तो अब मैं इसके बारे में आपको और भी बताता हूँ कि इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि अगर इसमें क्या होगा कि अगर इसके बीच में, अगर मैं इसी डायग्राम में बात करूँ कि इसमें बीच बीच में केराटिन अगर डिपॉजिट हो गया तो उसको हम बोलेंगे केराटिनाइज्ड, और अगर इसके बीच में केराटिन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे उसको, नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड, यानी केराटिनाइज्ड जो होते हैं जैसे हमारे हाथ में पाए जाते हैं, यहाँ पर जो हार्ड होता है, जो वाटर प्रूफ हो जाता है, जो बहुत थिक लेयर हो जाती है, सोल के नीचे है, हाथ में है, पाम में है, ये आप देखते हैं, ये हो गया केराटिनाइज्ड। और नॉन केराटिनाइज्ड जैसे ये स्किन की लेयर होती है जो जल्दी जल्दी से नई लेयर आती रहती है, तो नॉन केराटिनाइज्ड लेयर होती है ये। तो मतलब इस प्रकार से इसको हम डिवाइड करते हैं 2 प्रकार के बारे में। तो चलिए, तो जब इसकी लोकेशन के बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे तो मुझे ये बताना है आपको कि केराटिनाइज्ड वाला का जो प्रोटोप्लाज्म है, यानी जो उसका साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर का जो भी लिविंग मटेरियल होता है वो सब रिप्लेस हो जाता है। कौन रिप्लेस करता है उसको? केराटिन। ये बात याद रखिएगा, वेरी इंफॉर्मेटिव है ये। केराटिन प्रोटीन उसको रिप्लेस कर देता है और उसमें डेड सेल, वो एक डेड सेल जैसा एक्ट करने लगता है, और इस वजह से ये प्रोटेक्शन देता है। हमारी स्किन में है, पाम में है, फूट सोल में है, और एक खास बात है कि ये ड्राई होता है, ड्राई सरफेस है ये। अब इसके अपोजिट अगर मैं नॉन केराटिनाइज की बात करूंगा तो ये लिप्स में होता है, टंग, सॉफ्ट पैलेट, माउथ के जो ऊपर का एरिया है, अंडर साइड ऑफ द टंग होता है, और ख़ास बात यह है कि ये मॉइस्ट होता है, ये वेजिना की इनर लाइनिंग में भी होता है, कंसिस्ट लिविंग सेल्स, और ये डेड सेल्स। तो बस इतना ही समझना है कि जो कॉम्प्लेक्स या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है उसके बारे में आप इतना भी लिख देंगे तो भी बहुत है आपके लेवल पे। जो भी मैं समझा रहा हूँ दैट इज़ मोर देन इनफ। तो मैंने आपको पूरा का पूरा एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा दिया, ख़त्म हो गया। अब अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मैं आपको पढ़ाऊँगा मस्कुलर टिश्यू के बारे में, और उसके बाद जो है हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो मेरी आपसे एक अपील है कि अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, लास्ट वीडियो मतलब यहाँ तक लास्ट तक देख रहे हैं, तो आप ये वीडियो को ज़रूर दूसरों तक भी पहुँचाएँ। यानी जो गरीब बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जिन्हें फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, तो उन तक भी ये ज़रूर मतलब मैसेज पहुँचाएँ, या कि आप ये वीडियो को किसी माध्यम से किसी की मदद करिए। ओके, थैंक यू, मुझे इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।